कनेडियन इमिग्रेशन में बड़ा बदलाव क्या हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बेहद इम्पोर्टेंट और बड़े बदलाव के बारे में बात करेंगे जो कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में हो रहा है। ये बदलाव खुद कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर द्वारा पब्लिक अनाउंसमेंट में बताया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कनाडा गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन नंबर्स को घटाने का अनाउंसमेंट किया है। ये डिसीजन बहुत ही अचानक और शॉकिंग था। आज तक कनाडा ने इमिग्रेशन के लिए काफी ओपन और वेलकमिंग अप्रोच अपनाई थी, लेकिन अब सरकार ने अपने इमिग्रेशन लेवल्स प्लान को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट किया है। ये बदलाव विशेष रूप से उन इंडिविजुअल्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कनाडा में सेटल होने या वर्क वीजा के लिए अप्लाई करने का सोच रहे थे। पिछले कुछ सालों में कनाडा ने अपने इमिग्रेशन लेवल्स को बढ़ाया था और स्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट्स और फैमिलीज के लिए कई अपॉर्चुनिटीज खोल दी थी। हालांकि अब इमिग्रेशन टारगेट्स को कम करने का फैसला एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप है और यह कई एस्पायरिंग इमिग्रेंट्स के लिए सवाल पैदा करता है कि इसका उनके वीजा एप्लीकेशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस बदलाव का इम्पैक्ट प्राइमरीली उन लोगों पर होगा जो कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी या वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब सरकार का फोकस उस टाइम के मुकाबले कुछ अधिक रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड इमिग्रेशन सिस्टम पर होगा, जिससे ये पॉसिबल है कि कुछ इमिग्रेशन स्ट्रीम्स में चेंजेस देखने को मिले। इस फैसले के पीछे कई इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसे लेबर मार्केट डिमांड्स, इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस और हाउसिंग शॉर्टेज जैसी समस्याएं। कनाडा गवर्नमेंट इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने इमिग्रेशन लेवल्स को एडजस्ट कर रही है ताकि देश की ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस किया जा सके। ये बदलाव अब पोटेंशियल इमिग्रेंट्स के लिए एक नई चैलेंज के रूप में सामने आ सकता है और यह जानना बेहद जरूरी है कि इस परिवर्तन के बाद कैसे आप अपनी इमिग्रेशन जर्नी को इफेक्टिवली नेविगेट कर सकते हैं। कनाडा इमिग्रेशन का इतिहास। कनाडा में इमिग्रेशन के लिए हमेशा से एक बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी रही है और ये देश दुनिया के सबसे पॉपुलर इमिग्रेशन डेस्टिनेशंस में से एक है। यहाँ आकर लाखों लोगों ने अपनी लाइफ में बड़ा चेंज किया है और यह सिलसिला लगातार जारी है। 2015 के बाद से, जब से लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट आई है, कनाडा में इमिग्रेशन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले जब कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी तो इमिग्रेशन नंबर्स बहुत कम थे और सालाना सिर्फ 3 लाख लोग ही कनाडा में इमिग्रेशन के लिए आते थे। उस वक्त कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव थी और गवर्नमेंट का फोकस सीमित था, लेकिन जैसे ही लिबरल पार्टी ने सत्ता संभाली, इमिग्रेशन के नंबर्स ड्रामेटिकली बढ़ने लगे और गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स और रिफॉर्म्स लागू किए, जिससे फॉरेन वर्कर्स, स्टूडेंट्स और फैमिलीज के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। इसके बाद कनाडा ने इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने वीजा और इमिग्रेशन पाथवेज को आसान किया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स और परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए कई इंसेंटिव्स दिए गए जो कनाडा में सेटल होने के अवसर को और भी बढ़ावा देते हैं। अब 2024 तक कनाडा ने आधे मिलियन इमिग्रेंट्स को इनवाइट करने की योजना बनाई थी, जो दर्शाता है कि कंट्री किस हद तक ओपन और वेलकमिंग इमिग्रेशन पॉलिसीज को अपनाती है। हालांकि हाल ही में सरकार ने यह फैसला लिया है कि वे इमिग्रेशन के नंबर्स को घटाएंगे। ये डिसीजन अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि कनाडा ने लंबे समय तक ओपन इमिग्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट की थी, लेकिन अब सरकार ने कुछ नए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया है, जिसमें इमिग्रेशन लेवल्स को कम करना शामिल है। इससे पोटेंशियल इमिग्रेंट्स के लिए कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम अभी भी बहुत वेलकमिंग और अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। इस बदलाव का इम्पैक्ट प्राइमरीली उन लोगों पर होगा जो परमानेंट रेजिडेंसी या वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे और ये देखना होगा कि आने वाले सालों में इमिग्रेशन पॉलिसीज में और कौन से चेंजेस आएंगे। इमिग्रेशन लेवल्स प्लान का ऐलान। कनाडा सरकार ने यह अनाउंसमेंट किया कि 2025, 2026 और 2027 के लिए इमिग्रेशन के लेवल्स को कम किया जाएगा। पहले जिन 500,000 लोगों को इनवाइट किया जाना था, अब केवल 395,000 लोगों को ही इनवाइट किया जाएगा।
2026 में ये संख्या और घटकर 380,000 तक पहुंच सकती है और 2027 में ये घटकर 365,000 तक हो सकती है। ये बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज के बारे में कई कंप्लेंट्स आ रही थी। लोग कह रहे थे कि इमिग्रेशन के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हाउसिंग क्राइसिस बढ़ रहा है और जॉब्स की कमी हो रही है। इसके अलावा कनाडा में जो इन्फ्लेशन और हाउसिंग की समस्या थी, उसे लेकर सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स ने कई बार कंप्लेंट्स की। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में इमिग्रेंट्स के आने से कंट्रीज रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ रहा है और ये लोकल इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। ये बदलाव गवर्नमेंट द्वारा उन कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश हो सकता है ताकि इकोनॉमिक बैलेंस और सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। हालांकि इसका इम्पैक्ट उन इमिग्रेंट्स पर भी पड़ सकता है जो कनाडा में सेटल होने का सपना देख रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को नेशनल इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के दृष्टिकोण से लिया है ताकि देश में ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें पूरी हो सके। क्या इमिग्रेशन नंबर्स घटाना सही है? कनाडा सरकार का मानना है कि इमिग्रेशन की संख्या को घटाने से कुछ फायदे होंगे। इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा और हाउसिंग अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि ये स्टेप इसलिए लिया जा रहा है ताकि फ्यूचर में कनाडा की इकोनॉमी स्टेबल रहे और परमानेंट रेजिडेंट्स की संख्या बैलेंस्ड रहे। सरकार के अनुसार अगर इमिग्रेशन नंबर्स को कम किया जाएगा तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में होगा और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज पर कम प्रेशर पड़ेगा। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि इमिग्रेशन को घटाकर वे कनाडा के डेवलपमेंट को और मजबूत कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर पॉपुलेशन को लिमिटेड रखा जाएगा तो जीडीपी पर कैपिटा में ग्रोथ होगी और जॉब्स की संख्या में इम्प्रूवमेंट आएगा। इससे वर्कफोर्स शॉर्टेज की समस्या भी हल हो सकती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। ये कदम कनाडा की फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके। इमिग्रेशन के बारे में जानने के लिए क्या जरूरी है? अगर हम कनाडा के इमिग्रेशन प्लान को समझने की कोशिश करें तो हमें कई इम्पोर्टेंट बातें जाननी होंगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 2025 से 2027 तक गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन के नंबर्स में कितनी कमी करने का डिसीजन लिया है। 2025 में ये संख्या 395,000 होगी, जो कि पहले 500,000 होने वाली थी। 2026 में ये संख्या घटकर 380,000 हो जाएगी और 2027 में यह और घट सकती है। केवल 365,000 लोग। यह नंबर्स कनाडा के इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को ध्यान में रखते हुए एडजस्ट किए गए हैं ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ को इंश्योर किया जा सके। इमिग्रेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट, लेकिन इस डिसीजन से कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा असर उन लोगों पर होगा जो पॉपुलेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम (PNP) के तहत कनाडा में इमिग्रेशन का एप्लीकेशन करते हैं। PNP की संख्या में 50% तक की कमी आ सकती है। इसके अलावा स्टार्टअप वीजा और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम्स को भी भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पर काफी फोकस है और इमिग्रेशन नंबर्स में कमी आने से नए एंटरप्रेन्योर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स को प्रभावित किया जा सकता है। सिमिलरली स्टडी परमिट्स, वर्क परमिट्स और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट्स (PGWP) के नंबर्स में भी कमी आने की संभावना है। इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वर्कर्स पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जो कनाडा में अपनी एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए आ रहे हैं। ये बदलाव उन्हें फ्यूचर में कनाडा में सेटल होने के रास्ते को और मुश्किल बना सकता है। क्या ये बदलाव अच्छे हैं? हालांकि सरकार का कहना है कि ये बदलाव कनाडा के लिए अच्छे होंगे। ये कदम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और हाउसिंग क्राइसिस को सुधारने के लिए लिया जा रहा है। इसके अलावा ये कदम जॉब्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी है ताकि परमानेंट रेजिडेंट्स और सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। गवर्नमेंट का मानना है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जाएगा तो इसका फायदा कंट्री की इकोनॉमी को होगा। इससे जीडीपी की ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बेहतर होगी। अगर पॉपुलेशन को रेगुलेट किया जाता है तो ये कनाडा के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज पर कम प्रेशर डालेगा।
जिससे लोकल इकोनॉमी के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। विनर्स और लूजर्स कौन होंगे? इस बदलाव से कुछ लोग विनर्स होंगे, जबकि कुछ लोग लूजर्स होंगे। जो लोग पहले से कनाडा में सेटल्ड हैं और जॉब्स की स्टेबिलिटी एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए ये बदलाव बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा जिन इंडस्ट्रीज को स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, वहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। वहीं जो लोग इमिग्रेशन पर डिपेंड करते थे या जिनके लिए वर्क परमिट्स या स्टडी परमिट्स में आसानी थी, उन्हें इस बदलाव से ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। विनर्स, जो लोग कनाडा में इमिग्रेशन प्राप्त करेंगे, उनके लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि इसके तहत हाई स्किल्ड इकोनॉमिक वर्कर्स की संख्या बढ़ सकती है, जो कंट्री की वर्कफोर्स को मजबूत बनाएगी। अगर आप पहले से कनाडा में रह रहे हैं, तो परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त करना आपके लिए आसान हो सकता है, क्योंकि आपके पास लोकल जॉब एक्सपीरियंस और सोशल इंटीग्रेशन होगा, जो एप्लीकेशन प्रोसेस को तेज कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए भी इस बदलाव से फायदा हो सकता है, क्योंकि सरकार बाइलिंगुअल प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता दे सकती है और यह उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर सकता है। लूजर्स, जो लोग PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के तहत इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, उन्हें इस बदलाव से बड़ी चोट लग सकती है, क्योंकि इस प्रोग्राम में 50% तक की कमी हो सकती है। इसके अलावा स्टार्टअप वीजा और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम्स पर भी बड़ा असर पड़ेगा, जिससे एंटरप्रेन्योर्स के लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्क परमिट होल्डर्स और PGWP होल्डर्स के लिए भी स्थिति मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इमिग्रेशन नंबर्स में कमी आने से उन्हें वर्क परमिट्स और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अतिरिक्त कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा।